शुक्ल सीरीज में रीति काल का प्रकरण 2 आज भाई यहाँ पर करेंगे हम। रीति ग्रंथकार कवि, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो आपको अच्छे से क्या करना है, लिख लेना है, याद कर लेना है और समझ लेना है। तो चलते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं। रीति ग्रंथकार कवियों में हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हो चुका है, उससे रीति काल की सामान्य प्रवृत्ति का तो पता चल सकता है। अब इस काल के मुख्य मुख्य कवियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला नाम यहाँ पर रीति ग्रंथकार कवियों में कौन शामिल है, कौन नहीं है, ये आपको अच्छे से एक जगह पर लिख लेना है। कौन 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 रीति ग्रंथकार है जिनको आज हम पढ़ेंगे, वो सब रीति ग्रंथकार रहने वाले हैं। चिंतामणि त्रिपाठी का नाम आता है। ये तिकवापुर जिला कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और ये 4 भाई थे। चारों भाइयों का नाम देख लीजिए, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। इनमें से 3 तो आप जानते ही हैं, चिंतामणि, भूषण और मतीराम। ये तीनों के तीनों तो लेखक ही रहे हैं, है ना। जटाशंकर का नाम नहीं सुना है। ये चारों कवि थे, इसमें बताया गया है चारों कवि थे, जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत ही, यानी कि ये तो हिंदी के रहे थे इसलिए हम इनको जानते हैं। इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। उस दिन से ये विवाद उठाया गया है कि भूषण ना तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे और ना ही शिवाजी के दरबार में थे। मतलब ये चर्चा है, कहीं से नहीं चली है कि भूषण चिंतामणि और मतीराम के भाई नहीं थे, ऐसा कहा गया है, और ना ही वो शिवाजी के दरबार में थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण ना मिले तब तक वह अस्वीकार नहीं की जा सकती है। चिंतामणि का जन्म काल देख लीजिए यहाँ पर, संवत 1666, ठीक है, संवत 1666 के लगभग, और कविता काल संवत 1700 के आसपास इनका ठहरता है। संवत 1666 में से आप 57 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1609 ईस्वी आ जाएगा, ठीक है। 1609 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका कवि कुल कल्पतरु जो ग्रंथ है, ये संवत 1707 में लिखा गया। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद साहा के यहाँ पर रहे थे और उन्हीं के नाम पर इन्होंने छंद विचार नामक एक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया था। याद रखना है, शिव सिंह सरोज में इनके बारे में ऐसा लिखा गया है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ पर रहे और छंद विचार ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं, ठीक है। ये पुस्तकालय में मौजूद है। रामायण नाम से भी इनका एक ग्रंथ लिखा गया था, ये भी आपको ध्यान देना है यहाँ पर। इनकी बनाई रामायण कवित्त और अन्य नाना छंदों में बहुत अपूर्व है। बाबू रुद्र शाही सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी बताया, ये भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। चिंतामणि ने खुद ने अपना नाम कहीं कहीं पर मणिमाल भी बताया है। चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं, है ना, ये तो स्पष्ट हो गया। इनकी भाषा ललित और शान-उपरास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध, मतलब बिल्कुल एकदम शुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। रचना के कुछ नमूने भी यहाँ पर आप इनके देख सकते हो, ठीक है। यही उदाहरत हैं तनेजे परे मोह मद महोदधि के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन, टेना परे कभऊ जम घेरे। ये इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो आपको पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है। आगे देखते हैं, ये पंक्तियां हैं इनकी जो पूछी गई हैं, ठीक है। आखिन मूंदवे के मिस आनी, अचानक पीठी उरोज लगावे, ये पहले पूछी जा चुकी हैं। कहूं कहूं मुस्काए चित्तई अगराए, अनुपम अंग दिखावई, नहा छुई सलचो छल सो छतियां, हंसी बहु चढ़ाए आनंद बढ़ावे, जोवन के मत तिया हित सो पति को नित चित्त चुरावे, ठीक है। ये कुछ इनकी पंक्तियां याद रखना है। आगे पढ़ेंगे हम यहाँ पर बेनी के बारे में। बेनी दूसरा नाम, दूसरे ग्रंथकार कवि कौन आता है, तो बेनी आते हैं। यहाँ पर चिंतामणि के सिर्फ 4-5 ग्रंथों का ही जिक्र किया गया है शुक्ल जी की किताब में, लेकिन इनके और भी ग्रंथ हैं जो हम अलग से, जो मैं आपको करवा रही हूँ, जो नोट्स यूट्यूब पर जो मैं करवा रही हूँ उसमें आप देखेंगे कि इसके लगभग 13-14 ग्रंथ है जो देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। बेनी असनी के बंदीजन थे और बेनी बंदीजन के नाम से इनको जानते हैं और संवत 1700 के आसपास ये विद्यमान थे।
इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, पर फुटकल कवित्त बहुत से सुने जाते हैं, जिनसे ये अनुमान होता है कि इन्होंने नक्सिक और सठ ऋतु पर पुस्तकें जरूर लिखी होंगी। कविता इनकी साधारणतः अच्छी होती थी, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। ये इनकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। "छैरें सिर पे छवि मोर पखा, उनकी नथ के मुक्ता ठहरें। पैरे पियरो", इनके कुछ फुटकल ये पद ही मिलते हैं, इनकी कोई रचना यहाँ पर नहीं बताई गई है शुक्ल जी के द्वारा, ठीक है? आगे देखते हैं महाराज जसवंत सिंह। महाराज जसवंत सिंह का ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे, जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंद नरेश थे और जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था, ठीक है? इनका भय लगा रहता था किसको? औरंगजेब को। इनका जन्म हुआ था संवत 1683 में। ये शाहजहां के समय में ही कई लड़ाइयों पर जा चुके थे। महाराज गज सिंह के ये दूसरे पुत्र थे और उनकी मृत्यु के उपरांत संवत 1695 में गद्दी पर ये बैठे थे। इनके बड़े भाई अमर सिंह अपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए थे, मतलब अधिकार से वंचित कर दिया गया था। महाराज जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे-अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा था। महाराज ने स्वयं तो अनेक ग्रंथ लिखे ही, अनेक विद्वान और कवियों से भी ना जाने कितने ग्रंथ लिखवाए। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार भी बना दिया था, डर के मारे, है ना भाई, डरते थे वो उनसे। वहां से शाइस्ता खान के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खान की जो दुर्गति हुई, वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से हुई थी। अंत में अफ़गानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहां संवत 1745 में इनका परलोकवास हो गया। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका जो भाषा भूषण ग्रंथ है, ये अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। भाषा भूषण आप जानते हैं जसवंत सिंह का है। ठीक है, इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं है ना? आगे ये भी कहा जाता है कि वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए थे, कवि की हैसियत से नहीं। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया। जिस प्रकार चंद्रालोक में प्राय एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, उसी प्रकार भाषा भूषण में भी प्राय एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुविधा हो गया और भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक हुआ था। भाषा भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है। भाषा भूषण के अतिरिक्त जो ग्रंथ है वो देख लीजिए। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक, ये नाटक है, ये अदरक ना, ये सारे ग्रंथ इनके पूछे जाते हैं बार बार। ये सब ग्रंथ भी पद्य में ही है, जिनसे पद्य रचना की पूरी निपुणता इनकी प्रकट होती है। भाषा भूषण के कुछ दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। अलंकार अतियुक्ति है, वर्णत अतिशय रूप, आचक तेरे दान ते भय कल्प तरु भूप। हैं, ये पंक्तियां इनकी कुछ यहाँ पर देख लीजिए। आगे देखते हैं। भाषा भूषण पर पीछे 3 टीकाएं भी लिखी गई थी अलंकार रत्नाकर के नाम से। ये ना, इस टीका को किसने लिखा था? तो बंसीधर ने लिखा था संवत 1792 में। दूसरी टीका लिखी गई थी प्रताप सिंह की और तीसरी गुलाब कवि की लिखी गई, जो कि भूषण चंद्रिका के नाम से लिखी गई थी। अगला नाम यहाँ पर आता है बिहारी लाल। ये भी रीति ग्रंथकार कवियों में माने गए हैं। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। ठीक है, ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका यहाँ पर आपको रीति सिद्ध रीति वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सीधा यहाँ पर अलग अलग जो इन्होंने प्रकरण बनाए हैं अपने, उसमें रीति सिद्ध और ये इन काव्य धारा में तो जो बांटने का काम है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। ठीक है, तो ये माथुर चौबे कहे जाते हैं बिहारी लाल और इनका जन्म हुआ था ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आ गई। अनुमानतः ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे और ये जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, जय बिहारी जी कहाँ पर रहते थे? महाराज जयसिंह के दरबार में। कहा जाता है कि जिस समय वे कवीश्वर मतलब कवि के रूप में जयपुर पहुंचे, उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में, मतलब तभी उनकी नई नई शादी हुई थी, छोटी रानी तभी आई थी
और इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों से बाहर ही नहीं निकलते थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ये काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। मतलब वो कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अभी तो ये इतनी मतलब विकास भी नहीं हुआ है वो, क्योंकि वो जो रानी थी वो बहुत कम उम्र की थी, बहुत कम से उम्र की थी। तो इसीलिए कहते हैं कि अभी तो इसका पूरी तरह से काल भी नहीं, मतलब विकास भी नहीं हुआ है। शरीर का भी तो ये छोटी सी कली है, तो अभी से, है ना? तो इस तरह से आ गए हैं। कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रति दोहे पर एक असर भी मिलने लगी थी उनको। इस प्रकार 700 दोहे बने। कितने बने थे? 700 दोहे। यहाँ पर 700 दोहे का जिक्र किया गया है, ध्यान देना, जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आगे श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं हुआ। इसका एक एक दोहा, ये इम्पोर्टेंट है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये किसका कथन है? तो शुक्ल जी का है। इसकी 50 टीकाएं लिख चुकी हैं। ठीक है, आज तक सबसे ज्यादा जो टीका लिखी है ना वो बिहारी सतसई पर ही लिखी गई है। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं। करसन कवि की टीका जो कविताओं में है, और हरि प्रकाश टीका, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका, ये भी बिहारी जी की टीका है। सरदार कवि की टीका और सुरती मिश्र की टीका, ये ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने वाले छप्पे, कुंडलियां, सवैया आदि कई कवियों ने रचे थे। पठान सुल्तान की कुंडलियां इन दोहों पर बहुत अच्छी हैं पर अधूरी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियां रचकर पूर्ति करनी चाहिए थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहारी बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने लिखा था। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है। इतने से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रमाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास ने रत्नाकर के, बिहारी रत्नाकर के नाम से इन्होंने निकाला था। जितने श्रम और जितनी सावधानी से संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हो पाया। बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है, आपको याद रख लेना है। आगे कहते हैं ये बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंच गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, जो बिहारी सतसई है ये भी एक मुक्तक काव्य था, ना कि प्रबंध काव्य, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक है इसको छोड़ दीजिए, आप आगे देखते हैं। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके। इनके दोहे क्या है? रस के छोटे छोटे छींटे हैं, याद रखना। इसी से किसी ने कहा भी है, सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे बेधे सकल शरीर। ठीक है, ये पंक्तियां हैं, आपको याद रखनी है, जो कि बिहारी सतसई की हैं। वैसे बिहारी, ये पूछा जाता है किसकी पंक्तियां हैं, तो बिहारी जी की मानते हैं हम, और बिहारी जी का ऑप्शन सही रहता है, लेकिन इसे किसी ने कहा है, किसी और ने कहा है ये। ठीक है, याद रखना। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधानों में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की
ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कभी नहीं कर सका है। नीचे की यहाँ पर कुछ पंक्तियां देख लीजिए और ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट भी हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करे बोहनी हंसे दैन कहे नटी जाए, नासा मोरी नचाई द्रग, द्रग यानी कि नेत्र, करी कका की सोहो कांटे सी कस कह ही गढ़ी कटीली बहा, ललन चलन सुनी पलन में असवा झलके आई, भई लखाई न सके न हो झूठे ही जमुहाई। ठीक है, ये इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं। इन पंक्तियों को एक बार देख लेना, हालांकि इनमें से अभी तक तो कोई मैंने पीवाईक्यू में देखी नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पत्रा की तिथि पाइए वाह घर के चहु पास। आजकल थोड़ी नई नई पंक्तियां पूछी जा रही हैं, इसलिए जरूरी भी है। नित प्रति पुण्य रहे आनन ओप उजास, छाले परवे के डरन सकई न हाथ छुवाई, झिझकती हिय गुलाब कहीं जवा जवावती पाई, इत आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी ढंडोरे सी रहे लगी उसानन साथ, सीरे जतननी सिर ऋतु सही ब्रहनी तनताप, बसवे को ग्रीसम दिनन पर्यो परोसनी पाप, आड़े दे आले बसन जाड़े हूं की रीति। आगे देखते हैं। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से मिलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डीटी परोसनी ईट है, ईट वह गवे गहे जू गहे सयान, सवई संदेशे कही कयो मुस्कुराहट में मान, नई ब्रह बढ़ती बिता खरी विकल जिये बाल, बिलकी देखी परोसन्यो हरसी हंसी ती काल। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, ये पूछी गई है पंक्ति, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यदि नायिकाओं की प्रथा इतने जोर शोर से ना चल गई होती तो बिहारी का इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस नहीं होता। ठीक है, यानी कि रूढ़ी जो चली आ रही थी उसका ही पालन उन्होंने किया। अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं, ठीक है, पर उनके कारण कहीं भी भद्दापन नहीं आया है। यहाँ पर ये पंक्तियां देख रही हैं और ये पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी हैं। दरग अरुजत टूटत कुटम जुरत चतुर्चित प्रीति, परती गांठ दुर्जन हिये दई नहीं है रीति, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े टिरे रे जे बूढ़े सब अंग। ठीक है, ये पंक्तियां इनकी पूछी जाती हैं। आगे कुछ पंक्तियां यहाँ पर इसमें रूपक व्यंग्य है। करे चासों चूटकी के करे उड़हो मैन, लाज नवाए तर फरत करत खूंदसी नैन। ठीक है, और यहाँ पर इसके स्वरण में गैसी गंभीर यहाँ पर तन्मयता है, ये भी पंक्ति पूछी जाती है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हुए जात हजो है वह जमुना के तीर। ठीक है, ये पंक्तियां भी पूछी ली जाती हैं। इन पंक्तियों की अगर बात करें तो इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये नीचे वाली पंक्तियां तो कई बार पूछी जा चुकी हैं। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक देहे, तऊ प्रकाश करई तितो भरिये जितो सने, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जर जग, यहाँ पर नर है, वा खाए बोराए नर यह पाए बोराए। ठीक है, ये पंक्तियां भी इनकी पूछ ली जाती हैं। आगे आता है भाई, बिहारी के बहुत से तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। ठीक है, ये भी पंक्तियां बहुत बार पूछी गई हैं। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। इस बात को पंडित पद्म सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है, पर साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि बिहारी ने गृहीत भावों को अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दे दिया है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। ये बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने भी शब्दों का बहुत अंगभंग किया है और कहीं कहीं गढ़त शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्थल पर ही स्मरक के लिए समर और ककई ऐसे कुछ विकृत रूप मिल जाएंगे। या आगे देखते हैं, नहीं है। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है, पर नक्सिक नायिका वेद सट ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है
जैसा कि कहा जा चुका है, दोहों के बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। इसीलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रख के उक्त काल यानी कि रीति ग्रंथकार कवियों में रखा है, प्रतिनिधि कवियों में रखा है। ठीक है, ये शुक्ल जी ने यहाँ पर अपना प्रमाण भी दिया है। आगे है, बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंत स्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता है। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि घुले हुए भावों का अभ्यंतर प्रभाव बिहारी में होता तो वे एक एक दोहे पर ही संतोष नहीं कर लेते। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैयों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों पर का नहीं पड़ता। दूसरी बात यहाँ पर क्या कहते हैं कि कविता उनकी श्रृंगारी है, पर